अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और ये चूँकि लॉन्ग टॉपिक है तो इसीलिए ये एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। ये हम पार्ट्स में जो है फिनिश करेंगे। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले यूवी का रेंज क्या है और विजिबल का रेंज क्या है। तो यूवी का जो रेंज है, नियर यूवी का रेंज, नियर वो है 200 से लेकर 400 तक। क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम फार यूवी डिस्कस नहीं करते। फार यूवी 200 से बिलो है, 200 से बिलो 10 तक, 10 नैनोमीटर तक ये फार यूवी कहलाता है। क्योंकि फार यूवी जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं करता बल्कि बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, इसीलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नियर यूवी का क्या रेंज है, 200 से लेकर 400 तक। विजिबल का क्या रेंज है, 400 से लेकर 800 तक। सबसे पहली बात कि यूवी विजिबल को कंबाइन क्यों डिस्कस करते हैं, मतलब बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हम अलग अलग पढ़ते हैं, आईआर हम अलग पढ़ते हैं, एनएमआर हम अलग पढ़ते हैं, इनके साथ इकट्ठे नहीं पढ़ते, और यूवी विजिबल हम कंबाइन पढ़ते हैं। ठीक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अलग अलग पढ़ना और कंबाइन पढ़ने में दो मेन इम्पोर्टेंट लॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है बेसिक प्रिंसिपल कि ये जो यूवी और विजिबल दोनों लाइट है, दोनों जो फोटान है, यूवी और विजिबल दोनों के जो फोटान है उसका बेसिक फंक्शन एक है। क्या मतलब बेसिक फंक्शन? ये दोनों आखिरी शेल्स के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, तो इसको बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, सेम बेसिक प्रिंसिपल है इन दोनों का। दोनों एक जैसे फंक्शन करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, एटमों में भी और मॉलिक्यूल्स में भी। तो एक तो बेसिक प्रिंसिपल सेम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है, वो खुद फर्दर पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्यों किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को कंबाइन पढ़ते हैं और क्यों किसी को जो है सेपरेट पढ़ते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। यूवी और विजिबल का कंबाइन एक इंस्ट्रूमेंट बनाना आसान होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाइट का सोर्स होता है। तो हम ऐसा लाइट का सोर्स जो है बना सकते हैं, बनाया है साइंटिस्ट ने ऐसा लाइट का सोर्स कि एक ही सोर्स होता है और यूवी और विजिबल दोनों को वो एमिट करता है, दोनों इससे निकलते हैं, यूवी लाइट भी उससे निकलती है और विजिबल भी निकलती है, और पूरी रेंज को कवर करता है। जितना रेंज है यूवी और विजिबल का, उन पूरी को क्या करता है, कवर करता है। और दूसरी बात है डिटेक्टर की, कि अब ये जो यूवी और विजिबल लाइट है ये सैंपल से गुजरने के बाद जब डिटेक्टर पे पड़ती है, किस चीज़ पे पड़ती है, डिटेक्टर पे जब पड़ती है, तो डिटेक्टर यूवी और विजिबल का हम एक डिटेक्टर बना सकते हैं जो कि यूवी और विजिबल दोनों को डिटेक्ट कर सके। आईआर की डिटेक्टर यूवी और विजिबल से डिफरेंट होते हैं, एनएमआर की डिटेक्टर डिफरेंट होते हैं, रिमेंबर। ठीक, मास स्पेक्ट्रम की डिटेक्टर डिफरेंट होते हैं, तो उनकी डिटेक्टर डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों का डिटेक्टर भी सेम होता है। तो देखो, इन दोनों को हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में कंबाइनली स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए हम इस टेक्निक को कंबाइन स्टडी करते हैं। यूवी विजिबल को हम कंबाइन जो है इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल भी सेम है और इसका इंस्ट्रूमेंट भी सेम होता है। सही, अच्छा, तो रेंज तो ये हो गया। अब जब कोई लाइट आती है, कोई रेडिएशन आती है और सोल्यूशन बीकर में पड़े, सोल्यूशन पे पड़ती है, ठीक, तो उस रेडिएशन के साथ क्या क्या हो जाता है, मतलब क्या क्या फिनोमेना उस रेडिएशन के साथ होते हैं। तो फोर मेजर जो कॉमन प्रोसेस है, ये फोर प्रोसेस इस फोटान के साथ हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है उसके साथ? नंबर फर्स्ट,
ये फोटॉन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्शन। ठीक, फोटॉन आ रहे, सरफेस से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन कैन अकर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। अंदर पार्टिकल का साइज अगर लार्ज है तो ये स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्कैटर्ड, स्कैटरिंग। इस फोटॉन का डायरेक्शन ये बेंट भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक, और ये फोटॉन एब्जॉर्ब होके गुजर भी सकता है, मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो कि फिर बाकी गुजर भी सकता है। तो गुजरने वाला अलग बात है। ठीक, इसको एंड में ये गुजरने वाला फोटॉन अगर इंक्लूड करेंगे वाली बात अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर टोटल 5 बातें आ जाते हैं कि फोटॉन अगर आ रहे सोल्यूशन में से तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट अंदर सोल्यूशन के पार्टिकल इसको स्कैटर्ड भी कर सकता है। ये फोटॉन अपना रास्ता चेंज भी कर सकता है डायफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक, रिफ्रैक्शन के थ्रू। ये इसमें से कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और कुछ फोटॉन निकल सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है इस लाइट के साथ हो सकती है जो कि सोल्यूशन पे पढ़ रहे होते हैं। हमारा जो मेन फोकस इधर होगा वो किस पे होगा इस लेक्चर में, वो एब्जॉर्प्शन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, एब्जॉर्प्शन। तो ये लाइट ये जो गुजर रही है उसको हम कहते हैं पावर, पावर एमिटेड, ये एमिटेड पावर है। और ये जो पी नॉट आप लोगों को नजर आ रही है ये इंसिडेंट पावर है। ये लाइट इधर पड़ गई है और ये पावर इधर गुजर गया है। तो ट्रांसमिटेंस एक लफ्ज़ है, हमने अब इधर कुछ टर्मिनोलॉजीज भी सीखनी है। तो एक टर्म क्या है, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या है, ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ, ठीक, आप लोग देख लें, व्हाट इज ट्रांसमिटेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी and it is the ratio of power incident, जितनी पावर गुजर गई है, जितने फोटॉन पर यूनिट एरिया गुजर गए हैं, डिवाइड बाय इंसिडेंट पावर। इंसिडेंट पावर नीचे लिखते हैं और ट्रांसमिटेड पावर ऊपर लिखते हैं। तो ये रेशो है, इस रेशो को क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं। अच्छा, ट्रांसमिटेंस से रिलेटेड एक दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस। ठीक, अब एब्जॉर्बेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस को ऐसे शो करते हैं, एब्जॉर्बेंस को ऐसे शो करते हैं और ये log ऑफ वन वर्ड ट्रांसमिटेंस है, log ऑफ वन वर्ड ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस खुद किस चीज के बराबर है, ट्रांसमिटेंस तो है P बाई पी नॉट। तो एब्जॉर्बेंस क्या बन जाएगा, log तो अपनी जगह पे आएगा log हो, और ये पी नॉट ऊपर चला जाएगा पी नॉट बाई पी, पी नॉट बाई पी बन जाएगा एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस लॉगरिथमिक टर्म है, ये log ऑफ वन वर्ड ट्रांसमिटेंस है, log ऑफ वन वर्ड ट्रांसमिटेंस। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पी नॉट बाई पी, log पी नॉट बाई पी। अब हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस कितना हो सकता है, 100%। 100% अगर ट्रांसमिटेंस है, ठीक, 100% अगर ट्रांसमिटेंस है तो एब्जॉर्बेंस 0 होगा। एब्जॉर्बेंस क्या होगा, 0 होगा। और अगर सारी की सारी लाइट जो है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, सारी की सारी लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो हम फिर इधर 100 लगाएंगे। एब्जॉर्बेंस 100%, लेकिन एब्जॉर्बेंस हम परसेंटेज में नहीं लेते, वो तो लाख में लेते हैं। तो 100 का अलग क्या आता है, 2। तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमारे पास 2 पॉसिबल होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन में 2 को हम क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। मतलब सारी की सारी लाइट क्या नहीं होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ट्रांसमिट भी होनी चाहिए। इतना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम नहीं लेते, ठीक, कि सारी की सारी लाइट को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर दे, वो तो ओपेक बन जाता है, वो सोल्यूशन तो फिर ओपेक सोल्यूशन बन जाता है। सही। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि ट्रांसमिटेंस हमारे पास पावर इंसिडेंट और पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट का रेशो है, ठीक। और अगर 100% लाइट ट्रांसमिट हो जाए तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा, 0 होगा।
और अगर सारी की सारी लाइट एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो एब्ज़ॉर्बेंस 2 होगा, क्योंकि एब्ज़ॉर्बेंस लॉग का टर्म है। सारी लाइट एब्ज़ॉर्ब होना, 100% लाइट का एब्ज़ॉर्ब होना है, और उसका जो लॉग आता है वो क्या आता है, 2 आता है। तो मैक्सिमम एब्ज़ॉर्बेंस क्या होता है, 2 होता है। अब बाकी जो बातें हैं हम एब्ज़ॉर्बेंस से रिलेटेड करेंगे। एब्ज़ॉर्बेंस के ऊपर ला भी है, बियर लैम्बर्टो ला, तो थोड़ा सा उसको टच देते हैं, बियर लैम्बर्ट ला। अच्छा, बियर लैम्बर्ट ला क्या है, बियर लैम्बर्ट ला, लैम्बर्ट ला क्या है, लैम्बर्ट ला कि अगर हम, ये हमारे पास सोल्यूशन था, अगर हम यही सोल्यूशन ले लें जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं और इसको किसी ब्रॉड, किसी ज़्यादा विड्थ वाले बीकर में रख ले, कंसंट्रेशन यही हो और विड्थ ज़्यादा कर दे, तो फिर जो लाइट इसमें से गुजरेगी वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी। एब्ज़ॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, वो रास्ता, वो पाथ जिससे फोटान गुजरते हैं उसको पाथ लेंथ कहते हैं। उस लेंथ को क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। तो अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख ले और हम लेंथ को ज़्यादा करते जाते हैं, लेंथ को ज़्यादा कर दे, तो हमारे पास एब्ज़ॉर्बेंस डबल होगा। अगर लेंथ डबल करेंगे तो एब्ज़ॉर्बेंस डबल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो एब्ज़ॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, इसको लैम्बर्ट ला कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्बर्ट ला। बियर्स ला क्या है, एब्ज़ॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर हम ऐसा कर ले कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर ले, डबल कर दे, लेंथ को कांस्टेंट रख ले और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डबल कर दे, तो हमारे पास पहले अगर फोटान, लेट सपोज इधर से 100 फोटान्स आ रहे थे और 10 फोटान एब्ज़ॉर्ब हो रहे थे, 10 फोटान, और हमने कंसंट्रेशन अब डबल कर दी, तो अब 20 फोटान एब्ज़ॉर्ब होंगे, क्योंकि जो 10 फोटान किसी चीज़ ने एब्ज़ॉर्ब की है उस चीज़ को हमने डबल किया है, तो ज़ाहिरी बात है अब वो 20 फोटान एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो एब्ज़ॉर्बेंस डबल होगा जैसे हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं। एब्ज़ॉर्ब क्या होते हैं, फोटान एब्ज़ॉर्ब होते हैं। फोटान क्या होते हैं, एब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर ले, एब्ज़ॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड टू सी। इसका अब क्या मतलब है कंबाइन ला का, कि अगर दोनों को साइमल्टेनियसली डबल कर दे तो एब्ज़ॉर्बेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा, एब्ज़ॉर्बेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा। क्या मतलब, अगर पहले फोटान की तादाद के एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर पहले 10 फोटान एब्ज़ॉर्ब हो रहे थे, 10 फोटान्स एब्ज़ॉर्ब हुए थे, सही, और हमने कंसंट्रेशन भी डबल कर दी और पहले वाले के मुकाबले में लेंथ भी सोल्यूशन का डबल किया, तो अब 40 फोटान एब्ज़ॉर्ब होंगे। रिमेंबर, डबल कौन करेगा, डबल फोटान एब्ज़ॉर्ब करेगा कौन, लेंथ, और डबल कौन हो, ठीक। तो हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज आएगा। कितने टाइम इंक्रीज आएगा एब्ज़ॉर्प्शन में, 4 टाइम इंक्रीज आएगा अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली डबल कर दें। अच्छा, अब इसमें कांस्टेंट लगता है और वो कांस्टेंट हमारे पास स्मॉल ए है। क्या है, स्मॉल ए। सो कैपिटल ए एब्ज़ॉर्बेंस को शो करता है, इज इक्वल टू स्मॉल ए इनटू बी इनटू सी। ये स्मॉल ए एब्ज़ॉर्बिविटी कहलाता है। क्या कहता है, कहलाता है एब्ज़ॉर्बिविटी। और ये जो एप्सिलॉन है इसको मोलर एब्ज़ॉर्बिविटी कहते हैं। ये एप्सिलॉन इस ए से मोलर मास टाइम ज़्यादा होता है। अगर हम इस स्मॉल ए के साथ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। तो एप्सिलॉन को मोलर एब्ज़ॉर्बिविटी कहते हैं, मोलर एब्ज़ॉर्बिविटी। एक मोलर सोल्यूशन जब हम लेते हैं, चलो इस पे मैं अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक। अब 1 बाय 1 दोबारा इनकी तरफ आ जाइए। एब्ज़ॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं है, रिमेंबर, एब्ज़ॉर्बेंस इज यूनिटलेस, क्योंकि ये लॉग है, लॉग, ये लॉगरिथमिक टर्म है और लॉग का कोई यूनिट नहीं होता, तो एब्ज़ॉर्बेंस का यूनिट नहीं है।
बी पाथ लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है बिल्कुल, और ये नॉर्मली हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 सेंटीमीटर ये बी लेते हैं। और सी मोलर कंसंट्रेशन है, मोल पर डीएम क्यूब। सी का क्या यूनिट है? मोल पर डीएम क्यूब। रह गया क्या? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रह गया, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी तो मैथमेटिकली खैर हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी किसके बराबर होगा? देखो, ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है एप्सिलॉन, ये इक्वल होता है ए बाई बी इनटू सी। ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म आ गया हमारे पास। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस बाय व्हाट? बी इनटू सी। रिमेंबर, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इस इक्वेशन में इस साइड पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है और ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर लेंथ हम डबल कर दे तो ऊपर एब्जॉर्बेंस भी डबल होगा, अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर दे तो ऊपर एब्जॉर्बेंस भी डबल होगा। तो इसीलिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ लेंथ एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। डिटरमिन कैसे करते हैं और डिपेंड किन चीज़ों पे करता है? तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड्स अपॉन सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन सा है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सोल्यूट, नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक। नंबर सेकंड, आपने कौन सा वेवलेंथ जो है इस सोल्यूशन पे जो है क्या किया है? फॉल किया है। कौन सा वेवलेंथ इस सोल्यूशन से गुजर रहा है, वो वेवलेंथ ये सोल्यूट एब्जॉर्ब भी करता है कि नहीं करता, ठीक। ऐसा वेवलेंथ सोल्यूशन में से गुजारेंगे जो जिसको सोल्यूट बेस्ट एब्जॉर्ब कर सके, मैक्सिमम उसको, सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर सके, सबसे ज्यादा, ठीक। तो फेवरेट वेवलेंथ जो है हम क्या करेंगे? चूज करेंगे, जिसको वो सोल्यूट एब्जॉर्ब कर सके, सही। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट पे। नंबर सेकंड, वेवलेंथ सेलेक्टेड, कि आप कौन सा वेवलेंथ इससे गुजार रहे हैं। रिमेंबर, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अक्सर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। अक्सर हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक जैसे वेवलेंथ रखने वाले फोटॉन्स, एक जैसे वेवलेंथ रखने वाले फोटॉन, ठीक। बहुत सारे फोटॉन होंगे लेकिन सबके वेवलेंथ तो एक जैसे होंगे, उसको मोनोक्रोम कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट पे, दूसरा डिपेंड करता है वेवलेंथ सेलेक्टेड पे, और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर भी एनर्जी लेवल्स को क्या करता है? सोल्यूट के अंदर एनर्जी लेवल को चेंज कर सकता है टेम्परेचर। तो सोल्यूट के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अगर डिस्टर्ब हो गए, ठीक, तो जाहिर बात है फिर वो जो वेवलेंथ आती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकेगा फिर, ठीक। अच्छा, तो ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये सॉल्वेंट पे भी किसी हद तक डिपेंड करता है, वो फिर फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक एक फैक्टर को अलग अलग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सफिशेंट है आज के लिए। ओके, थैंक यू।